में उतरते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। एक साइबर एक्सपर्ट का ये कहना वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कोई भविष्य में होने वाली बात नहीं है, ये आज की अभी की सच्चाई है। सवाल अब ये नहीं है कि हमारा फोन हैक होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कितनी बार हो चुका है। मैं समझ सकता हूं ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है, शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। चलिए इस पूरे छिपे हुए सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हमारी निजी जानकारी पहले से ही उन जगहों पर मौजूद है जिनके बारे में हमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। देखिए, हमारी पर्सनल जानकारी कोई एक बार नहीं बल्कि कई कई बार लीक हो चुकी है। अब शायद मन में सवाल आए, मेरी जानकारी? जी हां, haveibeenpawned.com जैसी वेबसाइट्स हैं जो ये दिखा सकती हैं कि सिर्फ एक ईमेल आईडी ही औसतन 20 से 25 बार अलग अलग बड़े बड़े डेटा लीक्स का हिस्सा बन चुकी है। इसका मतलब साफ है, हमारे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और निजी जानकारी शायद पहले से ही गलत हाथों में है। अब चलिए उस सिस्टम पर नजर डालते हैं जिसमें हम हर रोज अपनी मर्जी से हिस्सा लेते हैं और समझते हैं कि इन मुफ्त एप्लीकेशंस की असली कीमत क्या है। हमें लगता है कि हम क्या दे रहे हैं, शायद अपना नाम, ईमेल, ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकेशन। पर सच्चाई ये है कि ये तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कि फेसबुक जैसी ऐप असल में हमसे क्या क्या लेती है। जरा इस पर गौर कीजिए। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बल्कि हर पल की, हर सेकंड की सटीक लोकेशन, हमारे हेल्थ और फिटनेस का पूरा रिकॉर्ड, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हमारा क्रेडिट स्कोर, यहां तक कि हमने कब क्या कहां से खरीदा, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, बात और भी पर्सनल हो जाती है। हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, हमारी राजनीतिक सोच कैसी है, हमारा यौन रुझान क्या है, और हमारी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे सारे फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, हमारे ईमेल और मैसेजेस का कंटेंट, हमारे ओटीपीज यानी वन टाइम पासवर्ड्स भी, और तो और हमारे घर का इतना सटीक पता कि हम कौन से फ्लोर पर रहते हैं वो भी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सिर्फ वो नहीं है जो हम लिखते हैं, ये वो भी है जो हम बोलते हैं। हमारे वॉइस नोट्स से सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग और हमारे फोन के आसपास जो भी बातें हो रही हैं वो सब भी। तो असल में बात यह है कि हम सब उसी डेटा से बने प्रोडक्ट हैं जो हमें खिलाया गया है। इसका असली मकसद सिर्फ विज्ञापन दिखाना नहीं है, बल्कि कंट्रोल करना है। हो सकता है हमारे फैसले अब हमारे अपने रहे ही ना हों। तो अब ये सारा डेटा जाता कहाँ है? चलिए इंटरनेट की उस दुनिया में चलते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हम रोज जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो है सरफेस वेब, और वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 3% है। सोचिए, सिर्फ 3%। बाकी का 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब। और हमारा जो डेटा लीक होता है वो इसी छिपे हुए इंटरनेट की इकोनॉमी को चलाता है। अब देखिए साल 2008 कितना कमाल का था। ये चार चीजें एक साथ आईं और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक तरफ आईफोन जैसा सिक्योर डिवाइस आया, दूसरी तरफ व्हाट्सएप जैसा एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, फिर आया डार्क वेब जहां पहचान छुपाई जा सकती है, और इन सबको चलाने के लिए आई बिटकॉइन जैसी एक अनट्रेसेबल करेंसी। इन चारों ने मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया, एक ऐसी छिपी हुई डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो पहले मुमकिन ही नहीं थी। तो इस लीक हुए डेटा को हथियार कैसे बनाया जाता है? चलिए एक पिज्जा स्कैम का उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, क्रिमिनल्स डार्क वेब से हमारी डोमिनोज की ऑर्डर हिस्ट्री खरीद लेते हैं। स्टेप 2, फिर वो हमें फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमने पिछली बार कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, उसमें क्या टॉपिंग थी, कहाँ डिलीवर हुआ था, सब कुछ। स्टेप 3, अब जैसे ही कोई इतनी सटीक जानकारी देता है, हमारा भरोसा तुरंत बन जाता है। हमें लगता है कि कॉल असली है। और बस स्टेप 4, एक बार भरोसा बन गया तो फिर वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं, पासवर्ड मांग सकते हैं या पैसे भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को नहीं बचा पा रही तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, कहीं और है। कोई भी एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप हमें पूरी तरह नहीं बचा सकता। जब ट्विटर, सोनी जैसी अरबों डॉलर की कंपनियां टीनेजर्स से हैक हो सकती हैं, तो असल समस्या सॉफ्टवेयर की नहीं है। असल समस्या यह है कि हम इस खेल को ही गलत समझ रहे हैं। तो असली सुरक्षा क्या है? यहां भगवद गीता का एक कॉन्सेप्ट काम आता है, साक्षी भाव।
इसका मतलब है अपने ही विचारों, अपनी भावनाओं और अपने एक्शन को एक तीसरे इंसान की तरह देखना, बिना जज किए, बस देखना। क्योंकि हैकर्स सिस्टम को नहीं, इंसानों की भावनाओं को हैक करते हैं। जितने भी साइबर क्राइम होते हैं वो इन 5 में से किसी एक मानवीय कमजोरी का फायदा उठाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार। यही हैकर का असली टूल किट है। तो जब हम साक्षी बन जाते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को बस देखने लगते हैं, तो हम ये पकड़ सकते हैं कि कब इन भावनाओं को कोई और मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे ही हमें दिखता है कि हम किसी इनाम के लिए लालच कर रहे हैं या किसी धमकी से डर रहे हैं, हम एक पल के लिए रुक सकते हैं और उसी पल में हम खुद को एक बड़ी गलती करने से बचा लेते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम हैक हो चुके हैं और हमें ये बात पता है, तो असल में हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि अब हम डर से आज़ाद हैं। ये हैक ना होने के बारे में नहीं है, ये हेर फेर ना होने के बारे में है। तो अब जब हम इस खेल के नियम जानते हैं, तो सवाल यह है कि हम इसे खेलना कैसे चुनेंगे, क्योंकि खेल को जानना ही उसे बदलने का पहला कदम है।